हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास मोटिवेशन पर होगी जो सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोचिए, अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में रुचि ही ना हो, उसकी इच्छा ही ना हो, तो क्या केवल एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक उसे सफल बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। सीखने की शुरुआत ही तब होती है जब लर्नर के अंदर सीखने की प्रेरणा हो, और यही प्रेरणा या मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज, और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। मोटिवेशन एक आंतरिक या बाह्य शक्ति होती है जो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उकसाती है, हमें सही दिशा देती है, हमें उत्तेजित करती है कोई भी कार्य करने के लिए। उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करती है और दिशा निर्धारित करती है, उसे लक्ष्य पाने में, लक्ष्य की प्राप्ति तक बनाए रखती है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है कि पहले हमारी कोई आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। वो जो हमारी प्रेरणा है वो हमें हमारे लक्ष्य तक लेके जाती है और फिर हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेरणा के बिना व्यक्ति ना तो कोई कार्य शुरू कर सकता है, ना ही उसे पूरा कर सकता है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमें सही ऊर्जा, दिशा और निरंतरता प्रदान करती है वो होती है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। अब हम समझेंगे कि मोटिवेशन की विशेषताएं क्या होती हैं, मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा, वो एक अंदर से आने वाली एक आंतरिक अवस्था है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसकी लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है। तो इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। मोटिवेशन व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है और आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा है कि व्यवहार को प्रारंभ करती है। किसी भी कार्य की शुरुआत आप तभी करेंगे जब आप थोड़ा सा प्रेरित होंगे उस कार्य को करने के लिए। थर्ड है, ये व्यवहार को दिशा देती है। मोटिवेशन हमारे व्यवहार को सही दिशा देती है, हमारे लक्ष्य तक ले जाने में हमारी मदद करती है। फोर्थ, व्यवहार को तीव्रता प्रदान करती है। अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में ऊर्जित हैं, आप मोटिवेट हैं, तो आप कार्य को पूरा करके ही चैन लेते हैं। फिफ्थ है, व्यवहार को बनाए रखती है। हम जिस लक्ष्य के लिए कार्य करना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, ये हमारे उस धैर्य को बनाए रखने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है, लक्ष्य उन्मुख होती है। मोटिवेशन हमेशा किसी न किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए होती है। प्रेरित किस लिए है, वो किसी लक्ष्य को देख के ही हम प्रेरित होते हैं। तो ये हमारी लक्ष्य उन्मुख होती है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, और जो मोटिवेशन है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की मोटिवेशन अलग अलग होती है। ये परिस्थितियों से प्रभावित होती है। मोटिवेशन या तो व्यक्ति का बाह्य रूप से होगा या आंतरिक रूप से होगा, और दोनों ही हमारी परिस्थिति, समाज से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन हमें संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, और हमारा जो मोटिवेशन है वो हमें संतुष्टि प्रदान करने में सहायता कर रहा है। अब बात करते हैं मोटिवेशन का महत्व क्या है। क्योंकि मोटिवेशन एक आंतरिक शक्ति है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, तो जो इसका महत्व है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोटिवेशन लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सहायता करती है, हमारी कार्य करने की इच्छा को जागृत करती है, हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लेके आती है। मोटिवेशन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और हमारे टाइम को भी मैनेजमेंट करती है, हमें आलस्य को, हमारे आलस को भगाती है। अगर हम मोटिव हैं तो हमारा आलस नहीं आता है, और अगर हमारे पास कोई प्रेरणा ही नहीं है तो हम आलसी से रहते हैं। ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। इससे जो मोटिवेशन है वो निरंतरता और स्थायित्व बनाए रखती है लर्नर के अंदर, कि सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा इसका योगदान होता है। हर तरह का जो विकास व्यक्ति का होता है वो मोटिवेशन की मदद से ही हो पाता है, और ये सफलता और संतुष्टि दिलाती है। और अंत में व्यक्ति को चाहिए क्या? संतुष्टि और सफलता। तो मोटिवेशन से व्यक्ति को सफलता मिलती है और वह जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रहने का प्रयास करता है व्यक्ति। इस प्रकार मोटिवेशन जीवन में सफलता लेके आती है, खुशी लाती है, संतुष्टि लाती है, और ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन दोस्त, आपने देखा होगा कि हमारा जो मोटिवेशन का स्तर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी तो हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और कभी हम सोचते चल छोड़ यार, कल कर लेंगे इसको, या अभी नहीं करते, किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो मोटिवेशन जो हमारा अप डाउन हो रहा है, इसको कुछ कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। अब नज़र डालते हैं उन कारकों पर कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी नीड।
अगर हमारी नीड होगी तो हम मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो भूख, प्यास, सुरक्षा, सम्मान, उपलब्धि, जिस भी प्रकार की हमारी नीड है वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सेकेंड है हमारा गोल। अगर हमारा गोल स्पष्ट है, आकर्षक है, तो वो हमारे मोटिवेशन को प्रभावित करता है, और अगर हमारा गोल ही क्लियर नहीं है तो हमें मोटिवेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। जिस कार्य में हमें इंटरेस्ट होता है उस कार्य को करने के लिए हम ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। उसके बाद है हमारा अचीवमेंट। अगर किसी कार्य को करके हमें अचीवमेंट मिल चुका है या हमने उस कार्य को करने के बाद किसी को अचीवमेंट लेते हुए देख लिया है तो हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अचीवमेंट से, और हम मजबूती से अपने कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है हमारी फैमिली। अगर हमारा फैमिली का सपोर्ट हमें होता है, हमारी फैमिली का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें मिलता है, तो वो हमारे मोटिवेशन को और बढ़ा देता है। उसके बाद है टीचर्स। टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में होता है, टीचर का जो व्यवहार है, उनका जो प्रोत्साहन हमें है या जो उनकी गाइडेंस हमें मिलती है, वो हमारे मोटिवेशन को और बढ़ा देती है। और अगर यही रोल टीचर नेगेटिव तरीके से करेगा तो हमारी मोटिवेशन को डाउन कर देती है। वही हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट, हमारे पीयर ग्रुप का व्यवहार, उनकी सोच, उनके कार्य करने का तरीका भी हमारे मोटिवेशन को प्रभावित करता है। अगर हमारे पीयर ग्रुप में सब लोग सक्सेस हैं, लोगों ने सफलता पा ली है मेहनत करके, तो हमें लगता है कि सफलता मेहनत करने से ही मिलेगी और हम मोटिवेट रहते हैं। लेकिन हमने कुछ लोगों को ऐसे देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और आज वो सक्सेस नहीं है, तो उनको देखकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो हमारा पीयर ग्रुप है, हमारी टीम है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो भी हमारे मोटिवेशन लेवल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट हमें प्रेरणा देते हैं, और इससे या तो हमारी प्रेरणा बढ़ जाती है या प्रेरणा कम हो जाती है। अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, और अगर हमें पनिशमेंट मिल रही है तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दंड भी हमारे लिए पॉजिटिव काम करता है। जैसा कि हमने भी जैन जी प्रोटेस्ट में देखा, जब पुलिस ने बच्चों पर लाठियाँ बरसाई तो बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हो गए अपने गोल के लिए। उनका गोल क्या था? इस्तीफ़ा लेना। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लेने के लिए वो और ज़्यादा मोटिवेट हो गए और उनमें उतना ही उत्साह बढ़ गया, और उन्होंने फिर पूरे जोश में अपना धरना प्रदर्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव पनिशमेंट भी होता है ना, वो भी कई बार हमें प्रेरित कर देता है। क्लियर है? तो ये जो सभी कारक हैं मिलकर व्यक्ति की मोटिवेशन को या तो सकारात्मक डायरेक्शन देंगे या एक नेगेटिव डायरेक्शन देंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन होता है आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन। तो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन को समझते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन वो है जब हम किसी अच्छे परिणाम हमें कोई मिलते हैं, हमें कोई अच्छे पुरस्कार मिलते हैं या हमें सक्सेस मिलती है, कोई हमारी तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है, कोई हमसे उम्मीद रखता है, तो उसकी जो इच्छा है उस इच्छा से हम कार्य को करते हैं, उसे हम सकारात्मक मोटिवेशन कहते हैं, उसे हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। अगर हमें कोई कार्य करने के बाद एक अच्छा सा प्राइज़ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, 4 लोगों में हमारी तारीफ़ हो रही है, तो हम उस कार्य को दोबारा करना चाहते हैं। ये जो दोबारा करने की प्रक्रिया है, इससे क्योंकि हम मोटिवेट है इसलिए हम दोबारा करना चाहते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन कैसा है? पॉजिटिव मोटिवेशन है। राहुल मन लगाकर पढ़ाई करते हैं क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर लाने पर क्या होता है? सब शाबाशी करते हैं, सब इनाम, स्कूल से इनाम मिलता है, बच्चों में हमारा नाम होता है, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन हुआ। अब नेगेटिव मोटिवेशन को समझिए। जब हम कोई कार्य किसी दंड या असफलता, नुकसान या डांट के डर से बचने के लिए करते हैं, हम डांट के डर से कोई कार्य करते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हमारी डांट पड़ेगी, नहीं किया तो हमारी मार पड़ेगी, नहीं किया तो क्लासरूम में हमारी इंसल्ट होगी। अगर हम ये सोच के कोई कार्य करते हैं तो ये जो कार्य करने की अभिप्रेरणा है, ये नेगेटिव मोटिवेशन है, ये नेगेटिव अभिप्रेरणा है। ठीक है, कोई बच्चा स्कूल का काम इसलिए करके लेके जाता है कि अगर उसने नहीं किया तो मैम सबके सामने से पनिश करेगी और उसी क्लासरूम में इंसल्ट होगी। इस डर से बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, वरना कोई बच्चा घर पे आके होमवर्क करना नहीं चाहता है। तो ये जो प्रेरणा है डर और दबाव से मिलती है, और ये केवल थोड़े समय के लिए काम करती है, ज़्यादा समय के लिए काम नहीं करती। अब बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा की। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब हम किसी कार्य को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के या बिना किसी लालच के करते हैं। ये हमारे अंदर से एक प्रेरणा आती है और उसको हम अंदर से प्रेरित होकर करते हैं। इसे करने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है। इसमें हम किसी इनाम या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखते। तो इस प्रकार से हम जिन कार्यों को करते हैं वो हम आंतरिक मोटिवेट होकर के करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे को आर्ट्स में बहुत रुचि है, बहुत दिलचस्पी है, उसे आर्ट्स बनाना अच्छा लगता है, वो एक से एक पेंटिंग्स बनाता है। तो ये जो पेंटिंग्स वो बना रहा है वो अपना इंटरनली मोटिवेट होकर बना रहा है। तो ये हुआ हमारा इंट्रिक्शन मोटिवेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन मोटिवेशन, यानी कि बाह्य मोटिवेशन। जब किसी कार्य को करने के लिए हम किसी बाह्य कारक, जैसे कि किसी इनाम या कोई प्रशंसा, दंड या किसी कंपटीशन आदि से प्रेरित होकर हम कोई कार्य करते हैं, तो इसे बाह्य मोटिवेशन कहते हैं।
ये जो है बाह्य मोटिवेशन, ये किसी या तो दबाव में होता है या किसी प्रशंसा लालच में होता है। तो इसका जो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, ये अल्पकालिक होता है और सिचुएशन पर निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसी हिसाब से आप मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई बच्चा है, वो अच्छे अंक लाने के लिए एग्ज़ाम के लास्ट में पढ़ाई करता है, लेकिन शुरुआत के वर्षों में शुरुआती टाइम से वो पूरी पढ़ाई नहीं करके चलता, लेकिन जब एग्ज़ाम सर पे आता है तब बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो बाह्य रूप से मोटिवेट है, इसलिए अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो बच्चे ने पढ़ाई का टाइम भी बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं मोटिवेशन के स्रोत की, कि मोटिवेशन आता कहाँ से है। तो फर्स्ट है, मोटिवेशन आता है हमारे नीड से, आवश्यकता से, इंटरेस्ट से, हमारा गोल होना चाहिए, या कोई रिवॉर्ड से भी हम मोटिवेट होते हैं, पनिशमेंट के डर से भी हम मोटिवेट रहते हैं, और जो हमारी कोई प्रशंसा होती है तब भी हम अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। उसके साथ ही अगर हम कॉम्पिटिशन में हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जब इन स्रोतों का सही से यूज़ किया जाता है तो विद्यार्थी के अंदर सीखने की इच्छा बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसकी सफलता की भावना भी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है, वो आपकी ये 5 थ्योरियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, सेकंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, थर्ड है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, फोर्थ है आपकी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी, और फिर 2 फैक्टर थ्योरी। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको आज ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो मास्लो की थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा मानव का व्यवहार है वो मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप चलता है, और जो हम कुछ भी पाने की प्रेरणा है वो हमारी 5 स्तर पर होती है। अगर हमारी एक स्तर की नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम दूसरे स्तर के लिए सोचते हैं, दूसरे स्तर की नीड पूरी होती है तो हम तीसरे स्तर के लिए सोचते हैं। इस प्रकार जब आदमी 5वें स्तर पर आता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की संभावनाओं का विकास करता है, वो अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, वो उसका जो भी फुल पोटेंशियल है वो उस क्षमता का विकास करके उस क्षमता को प्राप्त कर लेता है। तो मास्लो जिस क्रम में हमारी आवश्यकताओं को रखते हैं वो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड, फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद आपके एस्टीम नीड, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की। इसको भी हमने पहले कवर कर लिया है, पूरा एक वीडियो इसके ऊपर बनाया गया है। क्लार्क हल कहते हैं कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो किसी आवश्यकता से या किसी कमी के कारण बनता है, किसी कमी से उत्पन्न होता है, और वो जो कमी है उसे उन्होंने ड्राइव कहा। और ड्राइव कब कम होती है हमारी, जब हम उस गोल को पा लेते हैं जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमारा ड्राइव कम हो जाता है, इसलिए थ्योरी का नाम है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें बोलते हैं कि पहले हमारी नीड होती है, नीड से हमारा ड्राइव बनता है, और ड्राइव जो है हमारा गोल को पाने के लिए ऐसा बिहेव बनाता है कि हम गोल को अचीव कर सकें। और जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं तो हमारा ड्राइव जो है वो कम हो जाता है, ड्राइव में रिडक्शन आ जाता है, और ड्राइव रिडक्शन के बाद इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जिस कार्य से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे हम वो कार्य बार बार करते हैं, तो इससे एक हमारा व्यवहार बनता है। तो ये थी हमारे ड्राइव की थ्योरी, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, आप डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब है डेकी एंड रियान का सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो 2 रूप से प्रेरित होता है, या तो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से। आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है हमने अभी जाना है, कि जब कोई बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है क्योंकि वो कुछ सीखना चाहता है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, और जो कोई बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है कि उसे मार पड़ेगी या उसको कॉम्पिटिशन जीतना है या फिर उसे प्रशंसा चाहिए, तो ये बाह्य रूप से प्रेरित है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा का जो कंसेप्ट दिया है वो डेके एंड रियान ने दिया है। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्लेलैंड्स की नीड्स थ्योरी। मैक्लेलैंड बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति 3 रूप से 3 तरीके से प्रेरित होता है कोई कार्य सीखने के लिए, और वो जो 3 तरीके हैं वो उनकी 3 आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति सीखता है। तो वो 3 आवश्यकताएं बताते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को करने में सफलता प्राप्त करने की इच्छा करता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, लेकिन एक बच्चा जो पूरे स्कूल में टॉप करना चाहता है, ठीक है, तो पूरे स्कूल में टॉप करना जो है वो नीड फॉर अचीवमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है नीड फॉर एफिलिएशन। हर कोई व्यक्ति समाज में अपनी जगह बनाना चाहता है, वो चाहता है कि ग्रुप में उसकी एक्सेप्टेंस हो, ग्रुप में लोग उसको स्वीकारें। तो जब कोई बच्चा या कोई भी लर्नर दोस्तों के साथ मिलकर काम करता है और अपनी जगह बनाता है ग्रुप में, ये नीड फॉर एफिलिएशन है। यानी कि लोग इसलिए भी मोटिवेट होते हैं कि उनको अपना स्थान चाहिए, उनको अपनी पहचान चाहिए अपने ग्रुप में, अपनी कंपनी में या अपने समाज में। ठीक है,
थर्ड आवश्यकता है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर होता है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप सीख रहे हैं, आप दूसरों पे अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। जैसे कि किसी भी टीम का लीडर करना, तो लीडर कौन बनता है? जो जो सब पर अपना प्रभाव दिखा देता है कि हाँ इसमें वो बात है जो सब में नहीं है, तो पूरा भीड़ उसके पीछे हो जाता है और वो लीडर बन जाता है। तो जो लीडरशिप का गुण है, या कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो बाकी लोग नहीं ले रहे, आप पूरी टीम के लिए निर्णय ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर पावर है तभी आप निर्णय ले रहे हैं। तो उस पावर को प्राप्त करने के लिए, उस पावर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लर्न करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। तो ये है हमारा नीड फॉर पावर। जैसे क्लासरूम में मॉनिटर बनकर बच्चा पूरी टीम का नेतृत्व करता है, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम अचीवमेंट मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब है जब कोई व्यक्ति अंदर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हासिल करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जो सबके लिए बहुत कठिन है, वो कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा पूरे स्कूल में टॉप करना चाहता है, तो वो उसका अचीवमेंट मोटिवेशन है, उसका अचीवमेंट बहुत बड़ा है और उस उपलब्धि को पाने के लिए बच्चा मोटिवेट है। तो ये वो हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन। क्लियर हुआ? यहाँ पर 3 थ्योरी हो रहे हैं जो कि मोटिवेशन की थ्योरी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है आपकी इंसेंटिव थ्योरी, यानी कि प्रोत्साहन सिद्धांत। इंसेंटिव थ्योरी का मतलब होता है कि व्यक्ति को कोई पुरस्कार या लाभ मिलेगा और उस लाभ को लेने के लिए उसके अंदर प्रेरणा है, उस प्रेरणा से वो कोई कार्य करने के लिए इच्छित हुआ है। तो ये जो लाभ है, लाभ है, पुरस्कार है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यानी कि उसे कोई इंसेंटिव मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो वो कार्य कर रहा है। तो ये हुई हमारी इंसेंटिव थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी अराउजल थ्योरी। इसमें क्या होता है, जैसे आप टीचर है, बच्चों को रोज़ पढ़ा रहा है, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, डेली पढ़ा रहा है, बच्चे आराम से बैठे पढ़ रहे हैं पर मोटिवेट नहीं है। लेकिन आज टीचर ने बोला कि चलो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी से सीखेंगे, तो अब सारे बच्चे एक्टिव हो गए। एक्टिविटी के नाम पर सब बच्चे एक्टिव हो गए और सीखने के लिए मोटिवेट हो गए। तो यहाँ पे बच्चों को उत्तेजना दी जाती है, बच्चे के अंदर एक उत्तेजना को बढ़ाया जाता है। तो ये है हमारी अराउजल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है एडविन लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। जब तक किसी सीखने वाले का, लर्नर का लक्ष्य सेट नहीं होता, उसको लक्ष्य ही नहीं पता, वो नहीं सीख पाएगा। तो ये कहते हैं एडविन लॉक कि जब तक हमारा स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य नहीं है तब तक तो आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो व्यक्ति उस लक्ष्य से ही प्रेरणा लेता है और वो प्रेरणा के बाद प्रयास करता है और सफलता मिलती है उसको। तो प्रेरणा और प्रयास से उसको सफलता मिलती है, इनका कहना है। और गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो हमारे लक्ष्य को स्पष्ट बनाने पर जोर देती है। अगर हमारा लक्ष्य, किसी भी काम को करने के लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमारा गोल सेट नहीं है ना तो हम उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे, हम सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे वहाँ पर अपना। तो इसलिए जब आप सीटेट की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप ऐसे मत करिए कि मुझे सिर्फ पास होना है। आप अपना एक गोल रखिए कि मेरे को 120 प्लस मार्क्स लाने हैं। हो सकता है आप ले आएँ या हो सकता है आप 120 के आसपास भी आ जाएँ, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आप देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब कोई विद्यार्थी किसी विषय को केवल इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस विषय को सीखने में आनंद आ रहा है, तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन हुआ? ये उसका आंतरिक मोटिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बच्चा जिज्ञासा के कारण सीख रहा है, ये आंतरिक है। विषय में रुचि है, ये भी आंतरिक है। पुरस्कार पाने के लिए सीख रहा है, तो पुरस्कार उसका बाह्य अभिप्रेरणा है। थर्ड क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के अनुसार कौन सी आवश्यकता मानव अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो यहाँ पर तीनों ही उपलब्धि की, समानता की और शक्ति की आवश्यकता उनसे संबंधित है, तो आंसर डी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के अचीवमेंट मोटिवेशन का मुख्य सिद्धांत किससे है? तो इनका जो मुख्य सिद्धांत है, दूसरों के संबंध बनाने की इच्छा नहीं, सफलतापूर्वक और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की इच्छा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं, दंड से बचने की इच्छा नहीं। अचीवमेंट मोटिवेशन होता है हमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है, यानी कि सबसे अच्छा करना है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो करने की चाह इंसान की होती है, तो वो अचीवमेंट मोटिवेशन है, ठीक है। फिफ्थ है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी थी? वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे पुरस्कार मिल सके, किसका उदाहरण है? तो ये उसके बाह्य मोटिवेशन का उदाहरण है। एक विद्यार्थी गणित में कठिन समस्या को इसलिए हल करता है क्योंकि उसे चुनौतीपूर्ण समस्या हल करने में आनंद आता है। जहाँ बच्चे को आनंद आ रहा है, रुचि आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसका आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, यदि कोई विद्यार्थी गृह कार्य इसलिए करता है कि उसे डर है कि शिक्षक उसे दंड देंगे, तो ये कौन सी अभिप्रेरणा है? ये उसकी बाह्य अभिप्रेरणा है। जब भी हम डर में, दबाव में, लालच में कार्य करते हैं तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट है, एक टीचर विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा विकसित करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे विद्यार्थियों की जिज्ञासा को जानना चाहिए, रुचि को जानना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा, रुचि को बढ़ावा दें वो। क्वेश्चन 10 है, अभिप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिप्रेरणा का सीखने पर यह प्रभाव पड़ता है कि जो सीखने की इच्छा है उसको अभिप्रेरणा बढ़ा देती है।
अगर व्यक्ति सीखने के लिए अभी प्रेरित नहीं है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, चाहे उसको कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा ले। क्लियर है? तो अभिप्रेरणा जो है वो वह शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर आगे पुश करती है, आगे बढ़ने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स दोस्त, अब इस चैप्टर का एक माइंड मैप आपके लिए बना दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप इस इमेज का रिवीजन कर लीजिए। इसी में आपका पूरा रिवीजन मोटिवेशन टॉपिक का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट नोट मानिए और अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। अगर आपको चैनल पर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।